और जो ब्लैक कलर नज़र आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। सो आयरन और कार्बन दोनों का मिक्सचर है। अभी कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, कहीं पे कार्बन का परसेंटेज कम है। कार्बन का जो फॉर्म है वो कहीं पे जो है नीडल्स के फॉर्म में है ना, इस तरीके से देखो नीडल्स के फॉर्म में है बारीक बारीक, और कहीं पे जो है इस तरीके से ग्रेन्स के फॉर्म में है, डॉट डॉट्स के फॉर्म में है, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे टू लिटिल और टू मच, ये दोनों सिनेरियोज दिखाए गए हैं और ये दोनों भी एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ये पुअर स्ट्रक्चर्स है या फिर पुअर मटेरियल इसको बोलेंगे हम लोग ना। हमको बहुत कम हमको फ्लेक्स चाहिए, इसको फ्लेक्स भी बोलते हैं, नीडल्स भी बोलते हैं, इसको फ्लेक्स भी बोलते हैं। बहुत कम फ्लेक्स भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लेक्स भी नहीं चाहिए, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन नहीं चाहिए हमको और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी कार्बन नहीं चाहिए हमको। अब यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज है उसी के साथ साथ उसका सेग्रीगेशन भी है। अभी मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ एक ग्लास ऑफ वाटर में 1 ml ऑयल जो है वो मिक्स करो, तो आप कर पाएंगे क्या? आपके पास मान लीजिए एक गिलास है, पानी का एक गिलास है, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि 1 चम्मच जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, उसको मिक्स करना है, तो मिक्स हो जाएगा उसमें? नहीं हो पाएगा सर, रहने लगेगा, फ्लोटिंग होगा सर। क्यों नहीं होगा सर? पानी के ऊपर ऑयल फ्लोटिंग करने लगेगा। क्यों नहीं होगा? टेक्निकल रीज़न कोई बता सकता है? उसका टेक्निकल रीज़न ये है कि पानी की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मच ग्रेटर दैन दैट द डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो पानी का डेंसिटी ज़्यादा रहने की वजह से पानी क्या करेगा, हमेशा बॉटम की तरफ जाएगा, और ऑयल का जो डेंसिटी है वो कम रहने की वजह से वो हमेशा फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। ओके, और ये दोनों आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमको जो मिक्सचर मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, इम्प्रॉपर मिक्सचर हमको मिलेगा, या फिर परफेक्ट मिक्सचर हमको नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ अगेन दूसरा ग्लास लो, उसमें वाटर भरो और उसमें 1 स्पून शुगर को मिक्स करो, तो हो जाएगा मिक्स? यस सर। हो जाएगा। उसको स्टीयर करना पड़ेगा हमको, स्टीयरिंग समझ में आता है ना? स्टीयर करना मतलब चम्मच को जो है गोल गोल घुमाना पड़ेगा, घोलना। उसको स्टीयरिंग करेंगे आप तो हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ आपको और 1 स्पून ऐड करो और इसको स्टीयर करो, हो जाएगा ऐड? हाँ, डिजल्व हो जाएगा सर। फिर 3rd स्पून ऐड करो, चलो हो जाएगा। थर्ड स्पून को अगर मैं वो कहता हूँ कि वापस से 3rd स्पून शुगर का जो है ऐड करो और उसको स्टीयर करो, तो वो हो जाएगा मिक्स उसमें। हाँ सर। 4th स्पून अगर ऐड करने के लिए मैं कहता तो हो जाएगा 4th स्पून भी ऐड, मिक्स हो जाएगा उसमें। 5th स्पून, यस सर। 6th होगा, यस सर। 7th, यस सर। 8th, यस सर। 9th, यस सर। 10th, यस सर। होगा? यस सर। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर आप शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है? 1 स्पून ऐड हो जाएगा, 2 स्पून ऐड हो जाएगा, 3 स्पून ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद उसमें शुगर ऐड नहीं होगी। एक लिमिट के बाद क्या होगा, उसमें शुगर ऐड होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि वाटर की एक लिमिट है, वो अपने अंदर कितना डिज़ोल्व कर सकता है, शुगर को कितना डिज़ोल्व कर सकता है, उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट तक ही वो शुगर को डिज़ोल्व करेगा, उसके बाद बियॉन्ड दैट लिमिट इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी मोर। वो शुगर को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डिज़ोल्व नहीं करेगा अपने अंदर। उसी तरीके से प्रॉब्लम जो है मेटल्स के साथ भी होता है। पहला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है वाटर और ऑयल का, जिसके अंदर दोनों का डेंसिटी का डिफरेंस रहने की वजह से एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहे थे वो। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया है शुगर का और वाटर का, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स तो हो रहे हैं बट एक लिमिट तक ही वो मिक्स हो पाएंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर ऐड कर दोगे तो उसमें तो वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होगा। तो सेम प्रॉब्लम मेटल्स के साथ भी होता है। अगर आप चाहेंगे कि 2 ऐसे मेटल्स का अलॉय बनाएंगे या अलॉय बनाना चाहते हो आप, जिनका डेंसिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो अलॉय बनाना पॉसिबल नहीं है। Mixture of 2 or more metal. वेरी गुड।
द होमोजीनियस, ये याद रखो बेटा टर्म होमोजीनियस। द होमोजीनियस, अभी होमोजीनियस क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये जो दो एग्जांपल दिए ना, होमोजीनियस मतलब कैसे, होमो मतलब क्या, सेम, जीनियस मतलब क्या, प्रॉपर्टीज वाले, लगभग मिलती जुलती प्रॉपर्टीज वाले मेटल्स का मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, मिलते जुलते प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल्स का मिक्सचर। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आइदर टू मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मेटल ही रह सकता है, नॉन मेटल भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ आइदर टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। या तो सिर्फ दो मेटल्स रहेंगे, या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स रहेंगे, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलॉय बनेंगे। तो अलॉय बनाने के लिए भी ये सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जिसके अंदर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे। अगेन आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही उसमें जो है दूसरा मेटल ऐड कर सकते हो। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा उसमें दूसरा मेटल ऐड करोगे तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा। और अगर हमको अच्छा कंपोजिशन चाहिए या अच्छा अलॉय चाहिए जिसके अंदर अच्छे प्रॉपर्टीज़ हों, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक परफेक्ट मिक्सचर बनाना होगा जिसके अंदर इस टाइप का डिफेक्ट ना हो। ये एक टाइप का डिफेक्ट है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो अलॉइंग एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा आयरन क्या है, मेटल ए है, और कार्बन क्या है, मेटल बी है। हम क्या चाह रहे हैं कि मेटल ए और मेटल बी का अलॉय बनाएं। फॉर एग्जांपल समझने के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको। तो मेटल ए और मेटल बी का आपको अलॉय बनाना है, तो आप क्या चाहेंगे कि मेटल ए और मेटल बी एक दूसरे के साथ परफेक्टली मिक्स हों। एक मॉलिक्यूल अगर मेटल ए का है कि दूसरा मॉलिक्यूल मेटल बी का है, फिर अगेन मेटल ए मेटल बी, मेटल ए मेटल बी, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अगर बॉन्डिंग बनाते हैं, दैट मीन्स यू विल गेट द परफेक्ट स्ट्रक्चर और परफेक्ट अलॉय, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो होमोजीनियस प्रॉपर्टीज रहेंगे थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। आप चाहे कहीं से भी उसको कट कर दो, आपको जो प्रॉपर्टीज मिलेंगे वो होमोजीनियस मिलेंगे, और हमको उसी टाइप का प्रॉपर्टी हमको चाहिए, उसी टाइप का स्ट्रक्चर हमको चाहिए। अब ये वाले केस में क्या हो गया, देखो ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है, एक जगह पे जमा हो गया है। ये ऐसा हमको नहीं चाहिए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। और ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये बिल्कुल ये छोटा छोटा हो गया, ये ऐसा भी हमको नहीं चाहिए। इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको चाहिए, ये इसको हम लोग गुड स्ट्रक्चर बोलेंगे। नाइदर दिस केस इज एक्सेप्टेबल नॉर दिस केस इज एक्सेप्टेबल। डेफिनेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, ये तो आप लोगों को पता चली गई। अभी हम लोग हर एक प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकल किसको बोलेंगे, जो चीज़ आपको नज़र आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल। क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे फिजिकल, जो चीज़ आपको आसानी से नज़र आ रही है, जैसा आप देखते हैं ना आइज से, जब आप देखोगे जो जैसा आपको नज़र आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल। अब यहाँ पे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कलर है उसका, डेंसिटी है उसकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, उसका साइज़ है, डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें जो है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो कलर लाइट वेव लेंथ होती है ऑब्वियसली, स्पेसिफिक हीट है उसमें, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अगर आप चाहते हो कि उस मटेरियल का जो टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना चाहते हो, और वो मटेरियल जो है 1 ग्राम की क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है, तो इसको क्या, उसको कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, उस हीट अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। इसको जूल्स पर किलोग्राम डिग्री केल्विन में मेजर किया जाता है। देन अगेन डेंसिटी, ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन सच यूनिट्स एज किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। देन थर्मल कंडक्टिविटी, द रेट एट विच हीट फ्लोज थ्रू द मटेरियल, ठीक है, इसको जो है हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। देन उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड बिगिंस टू लिक्विडिफाई, ये तो आपको पता ही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ कर आए हैं। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी हम लोग देख चुके हैं, a measure of how strongly a material opposes the flow of electric current, इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, अब यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन किसको बोलते हैं, द डिग्री ऑफ एक्सपांशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। अभी क्या होता है देखो, जब भी हम
फॉर एग्जांपल आयरन को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेज होगा, और टेम्परेचर रेज होते होते अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, उसमें आयरन का क्या होता जाएगा, आयरन किस तरीके से बिहेव करेगा या वो देखने में कैसा होता जाएगा। देखो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है आयरन कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड। सॉलिड स्टेट में होता है। वेरी गुड। तो अगर हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो हम क्या करें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर रेजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर रेज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ती जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन अगर हम हीट को कम नहीं करेंगे, हीट को बढ़ाते ही जाएंगे लंबे टाइम तक, लंबे समय तक के लिए, तो क्या होता जाएगा, उसका कलर चेंज होने के साथ साथ क्या होगा, वो एक्सपांड होता जाएगा। एक्सपांड मतलब क्या है, अभी देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं बोल रहा हूँ कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, किसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। बराबर है, यस और नो? यस सर। तो अभी यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर किसको बोल रहे हैं हम लोग, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो हमारा जो एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है, आयरन को क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं। अभी सॉलिड में और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, सॉलिड में और डिफरेंस कल हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड में कैसे होते हैं और लिक्विड में कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कैसे होता है, सॉलिड में पास होता है, हाँ वेरी गुड, लिक्विड में थोड़ा दूर। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डे टू डे लाइफ का। आपने क्या किया, आपके पास 1 लीटर पानी का बोतल था, ठीक है, आपने क्या किया, उसको एकदम फुल भर दिया है और आपके फ्रीजर वाले सेक्शन में रख दिया है, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर वाले सेक्शन में आपने रख दिया है उसको। तो क्या होगा 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स व्हाट विल हैपन, सॉलिड हो जाएगा और सर उसकी साइज भी इंक्रीज होगी। हाँ वेरी गुड। तो आपका जो है वहाँ पे क्या होगा, एक्सपांशन हुआ है, साइज इंक्रीज हुई, मतलब क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ है कि नहीं। यस। हाँ, तो वैसा ही जो है यहाँ पे भी हमारे साथ होने वाला है या मेटल्स के साथ होने वाला है। क्या होने वाला है कि जब भी आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, देन व्हाट विल हैपन, उसमें एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन मतलब क्या, अभी जैसा कि मैंने अभी पूछा था आपको कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, तो किसी ने बताया कि बहुत पास होते हैं। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा दूर होते हैं। तो अगर कोई मटेरियल है जिसका स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड के बीच में, सॉलिड से निकल के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर एक्सपांशन हो रहा है ना। अब वही है यहाँ पे जो पॉइंट बोला गया है ना, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, मतलब कितना टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसमें कितना एक्सपांशन हो रहा है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। और ऑब्वियसली मेटल्स के साथ ये होता ही है, क्योंकि मेटल्स जो है, अभी अगर आप सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ देंगे तो मर्क्यूरी के अलावा जितने भी मेटल्स है वो रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। सिर्फ मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, और जब भी जो है आपका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो मेटल का, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाना चालू हो जाएंगे, एक्सपांड होना चालू हो जाएंगे, और उसी एक्सपांशन को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी एक्सपांशन की वजह से वो सॉलिड से निकलकर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते जाएंगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी जिसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रीच हो जाएगा, एक लिमिट ऐसी आएगी जिसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रीच हो जाएगा, है ना, और वो टोटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो टोटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का एक्सपांशन हो जाएगा। अभी देखो ये तो हो गया आपके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देन आते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अभी ये प्रॉपर्टीज़ का आपको जानना, या ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, या क्या चीज़ है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डेफिनेशंस नहीं पता रहेंगे, ये चीज़ें नहीं पता रहेगी आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़,
तो ये सब्जेक्ट ही आप समझ नहीं पाएंगे। मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता नहीं रहेगी तो आपको ये सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का ही बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, तो अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं हम लोग। तो अभी देखो यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो है हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे? जब आप जो है पुल टाइप की फोर्स अप्लाई करते हो। पुल टाइप मतलब क्या है? दोनों साइड से क्या कर रहे हो आप? एलोंगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास रोप है ना? रोप को क्या कर रहे हो? एक एंड जो है पर्सन ए ने पकड़ा हुआ है और एक एंड जो है पर्सन बी ने पकड़ा हुआ है, और दोनों पकड़ के क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं उसको अपनी अपनी तरफ। तो उसके ऊपर जो रोप के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो कौन सी फोर्स अप्लाई होगी? टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगी। ओके, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अब उस रोप पे तो फोर्स अप्लाई हो रही है, दोनों पकड़ के खींच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे एक एंड पर जो है आनंद पांडे ने पकड़ा है और एक एंड पर जो है ध्रुव ने पकड़ा है। ठीक है, अधीर ध्रुव ने पकड़ा है। तो दोनों पकड़ के क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं उसको। जिस पॉइंट के ऊपर वो रोप टूट जाएगी, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर वो रोप टूट जाएगी, मतलब ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर स्ट्रेंथ देखेंगे हम लोग, कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया गया है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, या उस स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग? टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। आनंद पांडे ने कितना फोर्स लगाया था, कितनी स्ट्रेंथ लगाई थी, और अधीर ध्रुव ने कितनी फोर्स लगाई थी, ये देखेंगे हम लोग। और वो रोप कितना बियर कर पाया, कहाँ तक वो टूटा नहीं है रोप। जिस पॉइंट पे वो टूट रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्चर पॉइंट। और उस फ्रैक्चर पॉइंट से पहले जो रहेगा ना, फ्रैक्चर पॉइंट से पहले जो लिमिट थी, उस लिमिट को क्या बोलेंगे हम लोग? टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब उतना वो बियर कर सकता है, उतना वो बर्दाश्त कर सकता है। अब हर मटेरियल का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। अभी रोप है, रोप नायलॉन की बनी हुई थी, इसकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग रहेगी। वायर देखेंगे हम लोग तो वायर जो है आपका मेटल का बना हुआ होता है, तो उसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग रहेगा। स्ट्रक्चरल बीम्स जो हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग होती है। आई सेक्शन, उसके बाद आपका एच सेक्शन, उसके बाद एल सेक्शन। ठीक है, ये अलग अलग जो है आपके स्ट्रक्चरल बीम्स हैं, ये सॉम के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये अलग अलग स्ट्रक्चरल बीम्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी वो अलग रहेगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल वे में बताया है एक रोप का एग्जांपल देकर, कि रोप है, दोनों एंड से दो लोग उसको अगर खींच रहे हैं, जब तक कि वो रोप टूट नहीं रही है, ब्रेक नहीं हो रही है बीच में से, तो उस लिमिट तक हम लोग क्या बोलेंगे? उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। जिस पॉइंट पे वो फ्रैक्चर हो रहा है, उसके अंदर ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है अंदर से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो गई उसकी, तो वो फ्रैक्चर पॉइंट कहलाएगा आपको। लेकिन उस फ्रैक्चर पॉइंट से पहले जो रहेगा ना, पहले का जो पॉइंट रहेगा जहाँ तक उसने बियर किया था, बर्दाश्त किया था, टूटा नहीं था, उस पॉइंट तक हम क्या बोलेंगे? उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, देन उसके बाद डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी किसको बोलते हैं? अभी देखो यहाँ पे डक्टिलिटी है। इनिशियली आपके पास जो था मटेरियल इतना था, उसका लेंथ जो थी इतनी थी, इसको क्या किया हमने? एलोंगेट किया है। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। सही बोला है बेटा आपने, ठीक है। डक्टिलिटी में क्या करते हैं हम लोग? उसको मटेरियल को थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जो वायर्स है ना, आपको ये जो थ्रेड्स नजर आ रहे हैं ना, वायर मल्टी स्टैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, मल्टी स्टैंड वायर, मल्टी थ्रेड वायर, तो ये वायर में जो कन्वर्ट होने की एबिलिटी है मटेरियल की, इसको बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। ये कौन से मेटल्स हो सकते हैं? जो सॉफ्ट है। अब जैसा फॉर एग्जांपल ये जितने भी वायर आपको नजर आ रही है, ये जो है ना, ये कॉपर के वायर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये सब के सब कॉपर के, ये कॉपर है। तो कॉपर के अंदर जो है डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। कॉपर जो है सॉफ्ट और डक्टाइल है। इसका एग्जांपल आप लोगों ने अभी जो है आंसर दिया था कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कॉपर की एक वायर रॉड है आपके पास, उसको बेंड करना है, तो आप लोगों ने बोला, आप में से किसी ने बोला था कि हाँ आसानी से कॉपर का जो रॉड है वो बेंड हो जाएगा। वहीं अगर हम आयरन के रॉड को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेंड? बिकॉज आयरन के अंदर जो है डक्टिलिटी नहीं होती है, बहुत कम होती है, जबकि कॉपर के अंदर डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। तो इस तरीके से देखो, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं
ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद वो थिन वायर्स में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। अभी मेलाबिलिटी किसको बोलेंगे, मेलाबिलिटी To convert into thin sheet. थिन शीट्स के अंदर जो कन्वर्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेलाबिलिटी बोलेंगे। देखो ये भी जैसे कॉइन्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, आपके जो है मिठाई खाते हैं ना आप लोग, स्वीट्स खाया ना आप लोगों ने। यस सर। हाँ, उसके ऊपर आप लोगों ने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि ये गोल्डन पेपर लगा हुआ होता है। देखो पतला सा एक पेपर लगा होता है गोल्डन कलर हाँ का, सर। या फिर जो है सिल्वर का पतला सा पेपर लगा हुआ होता है। या फिर आप लोगों ने मिठाई नहीं भी खाई है तो वो किसी होटल से पार्सल लिया होगा, इस तरीके का एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आप लोगों ने देखा होगा। ये रोल जो नज़र आ रहा है ना आपको, एल्यूमिनियम का रोल, फॉइल पेपर जिसको बोलते हैं हम लोग। यस सर। हाँ, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एबिलिटी, द एबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड एज मेलाबिलिटी। आया समझ में? मेलाबिलिटी किसको बोलेंगे, देखो ये फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है, ये कॉपर फॉइल पेपर है। ये सारी चीज़ें जो है एकदम उसका जो थिकनेस रहती है ना, माइक्रोन्स में, बिल्कुल पतले पेपर से। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, स्वीट्स के ऊपर जो है वो पतली सी एक लेयर चढ़ाते हैं वो लोग। सिल्वर का तो बोलते हैं, गोल्ड का तो बोलते हैं, लेकिन वो प्योर फॉर्म में गोल्ड और सिल्वर नहीं होता है, उसके अंदर कॉपर मिक्स होता है सिल्वर में। तो अब यहाँ पे जो है वो पतली सी एक शीट यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो गोल्ड के अंदर भी एबिलिटी है, मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टी है, गोल्ड के अंदर भी, कॉपर के अंदर भी है और एल्यूमिनियम के अंदर भी है। ये सारे जो मेटल्स है, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कैसे सॉफ्ट और डक्टाइल मेटल्स हैं। कैसे मेटल्स हैं? सॉफ्ट और डक्टाइल, मतलब सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम रहेंगे, ठीक है। देखो इस तरीके के जो पेपर्स है आप लोगों ने देखा होगा, मिठाई के ऊपर, पान के ऊपर भी रैप किया जाता है उसको। रैप समझ में आता है, ऊपर से लगाया जाता है। देखो इस तरीके से रैपिंग की जा सकती है उसकी। अगेन जो है कॉइन्स बनाने के लिए काम में आता है। ये मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग उसके कॉइन्स भी बना सकते हैं। ओके, तो ये है आपके मेलाबिलिटी के बारे में। देखो यहाँ पे डक्टिलिटी और मेलाबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, और मेलाबिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। याद रहेगा सबको? तो ये डक्टिलिटी समझ में आ गई सबको, मेलाबिलिटी समझ में आ गई सबको। अभी नेक्स्ट जो है हमारा डेफिनेशन है वो ब्रिटलनेस है। तो ब्रिटलनेस के बारे में हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था। किसको बोलेंगे ब्रिटलनेस? अगर आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक हाइट से किसी मटेरियल को नीचे छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, और ड्रॉप करने के बाद वो जैसे ही नीचे स्ट्राइक करेगा सरफेस को, अगर वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो रहा है, टूट जा रहा है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, तो उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिटलनेस। या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में अगर आप उसको कहना चाहते हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी मटेरियल के ऊपर अगर हम इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं और उस इम्पैक्ट फोर्स की वजह से वो स्मॉल पीसेस में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, उस एबिलिटी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिटलनेस बोलेंगे। द ब्रेकिंग और शैटरिंग ऑफ अ मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अब यहाँ पे स्ट्रेस की जगह इम्पैक्ट फोर्स भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा करेक्ट होगा। सर ब्रिटलनेस यानी मतलब कोई भी चीज रहेगी उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना? जब भी हम उसके ऊपर इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल हैमर है आपके पास, हैमरिंग कर रहे हैं आप लोग को, हथौड़ी अगर मारेंगे आप किसी मटेरियल के ऊपर और वो मटेरियल स्मॉल पीसेस में टूट रहा है, छोटे छोटे पीसेस में अगर टूट रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटलनेस। फॉर एग्जांपल आपके पास दो टाइप के मटेरियल है। पहला जो है आपके पास आपका जो है आयरन है, आयरन का एक रॉड है आपके पास, या फिर आयरन का एक प्लेट है आपके पास, और दूसरा जो है आपके पास ग्लास है, ग्लास कांच जो होता है ना, कांच, हाँ ग्लास है आपके पास, या फिर मिरर, फॉर एग्जांपल मिरर है आपके पास। तो अगर आप हैमर अप्लाई करोगे मेटल के शीट के ऊपर तो वो टूटेगा क्या स्मॉल पीसेस में? नहीं टूटेगा, मतलब उसके अंदर ब्रिटलनेस नहीं है। मिरर के ऊपर अगर आप हैमर करोगे तो क्या होगा? मिरर जो है आईना जिसको बोलते हैं हम लोग, आरसा, क्या होगा हैमर करोगे तो आप मिरर के ऊपर? इट विल गेट ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल की जो शीट थी उसके अंदर ब्रिटलनेस नहीं है, और मिरर जो है उसके अंदर ब्रिटलनेस है। मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल जो इम्पैक्ट फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, इस स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में, उस
उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे ब्रिटलनेस। अभी आया समझ में? Yes, sir. The ability of the material to break or shatter into small pieces when impact force is applied on it. Sudden force, impact force. Impact force किसको बोलेंगे? Sudden force. एकदम से अप्लाई की जाने वाली फोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास हथौड़ी है, हैमर है, और आप क्या कर रहे हो? मार रहे हो उसको, नीचे मार रहे हो आप। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास हथौड़ी है, आपके घर में टाइल्स लगे हुए नीचे फ्लोर पर, आप क्या करोगे? उस हैमर से अगर टाइल्स के ऊपर मारोगे, हैमर करोगे, एक ही मारा है आपने, जोर से मारा है, बस एक ही स्ट्राइक किया है, लेकिन जोर से किया है, तो क्या होगा? आपका टाइल्स का क्या हाल होगा? टूट जाएगा। वेरी गुड। वही हैमर उतनी अमाउंट की फोर्स अगर आप आपके बेड के ऊपर मारोगे, मतलब आपका जो मैट्रेस है, मैट्रेस समझ में आता है ना, गद्दा, मैट्रेस, उसके ऊपर उतनी अमाउंट से अगर आप मार रहे हो तो क्या होगा? मैट्रेस को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ब्रिटलनेस किसके अंदर है? ब्रिटलनेस कौन से मटेरियल में है? टाइल्स में है या मैट्रेस में है? टाइल्स। वेरी गुड। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पे, मेटल की शीट और मिरर। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया आपको टाइल्स और मैट्रेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटलनेस किसको बोलते हैं। ओके, ठीक है, सो वी विल कंक्लूड हियर।